हेलो गाइस, कैसे हैं आप। हम डिस्कस करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी थ्योरी को पकड़ते हैं और देखते हैं कि उस थ्योरी ने कहा क्या है, बाकी थ्योरियों से वो अलग कैसे है, और वो थ्योरी किसने दी है, और उनकी क्या फाइंडिंग्स रही है, और क्रिटिसिज्म उनका क्या रहा है, और उनका एप्लीकेशन क्या है हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, हम ट्राइबल सोसाइटीज़ में, हम आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उसकी रेलिवेंस क्या है, वो हम स्टडी करते हैं। तो सबसे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी। अब बेसिकली सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी जो है, ये PYQs में हर दूसरे दूसरे तीसरे साल में ये क्वेश्चन आता है। तो सिंबॉलिक थ्योरी बेसिकली आप सिंबल्स को ध्यान में रखते हैं, है ना। सोसाइटी में, कल्चर में सिंबल्स की क्या इम्पोर्टेंस है ना। वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस, अपने रिचुअल्स को करता है, तो उसमें सिंबल्स को एक इम्पोर्टेंट वो जगह देता है। तो हम उन्हीं सिंबल्स को स्टडी करते हैं कि क्या सिंबल, वो किस सिंबॉलिक क्या चीज़ है, वो किस क्या सिग्निफाई कर रही है। ओके, तो अब बेसिकली मिथ्स क्या है, वो भी एक आपको सिंबल्स का ही पार्ट है। रिचुअल क्या है, वो भी एक सिंबॉलिक है। तो इसमें आपके देखने हो कि वो आप जो मिथ पढ़ते हैं उनमें एक मीनिंग नज़र आता है, एक मैसेज नज़र आता है, वो सिंबॉलिक है। तो उस सिंबल्स की मीनिंग क्या है, उसमें हीरोज़ मिलते हैं, उसमें धर्म की जीत होती है धर्म के ऊपर, सत्य की जीत होती है झूठ के ऊपर। तो वो क्या मीनिंग दे रहे हैं, उनसे क्या निकल के आ रहा है, तो वो हम करते हैं सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में। तो मिथ्स जो हैं हमारे, इसमें बड़े सारे लेजेंड्स होते हैं, है ना, तो हीरोज़ होते हैं, तो वो एक स्टोरी का पार्ट होता है। तो वहाँ से हमें मतलब निकाल की कोशिश करनी होती है। ओके, तो हमें अगर अपने सोसाइटी को समझना है तो आपने उनके सिंबल्स को स्टडी करना पड़ेगा, आप उनके मिथ्स को स्टडी करना पड़ेगा, उनके रिचुअल्स को स्टडी करना पड़ेगा, है ना। तो इसके जो मेन जो थिंकर्स थे वो थे टर्नर थे, स्किनर थे और गीट्स थे। इनके बारे में भी स्टडी करते हैं। ओके, तो अब जैसे दिखाया गया है, अब जो फेस्टिवल्स हैं वो भी सिंबल्स हैं। हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, नवरात्रे फेस्टिवल्स हैं, जब सावन का महीना आता है तो उस टाइम पे हम मीट नहीं खाते हैं, मीट प्रोहिबिटेड होता है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं जो फेस्टिवल्स है वो सिंबल है। तो हमने सोसाइटी को पढ़ना है तो उनके कल्चर को समझने के लिए हमने फेस्टिवल्स को पढ़ना पड़ेगा, उनके सिंबलिक फॉर्म को हमें पढ़ना पड़ेगा, तो सोसाइटी के सिंबल्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो अब बेसिकली आपको जो बिलीफ है, जो रिचुअल्स हैं, वो आप कैसे आप समझोगे, जब आप उसको एक सिस्टम का हिस्सा मानोगे। ठीक है, तो अब आप जब इंटरप्रेट करते हो अपने सोसाइटी को, है ना, तो उसमें आपको जो सोसाइटी है वो आपको हेल्प करती है करने में। ओके, तो अब सिंबल अप्रोच हम दो तरह में डिवाइड करते हैं। एक तो थे इंटरप्रेटिव अप्रोच, जो कि क्लिफोर्ड गीट्स ने दी थी। सिंबॉलिक अप्रोच जो दी विक्टर टर्नर ने सिंबॉलिक अप्रोच दिया। ठीक है, तो अब डेविड जो सेकनेटर थे वो भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में। तो वो दोनों में फाल नहीं करते हैं। तो हम फेस्टिवल्स को स्टडी कर रहे हैं, हम रिलीजन को स्टडी कर रहे हैं, हम रिचुअल्स को स्टडी कर रहे हैं, कस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो हम उनके किनशिप को
स्टडी कर, तो हम उनको स्टडी को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अब क्लिफोर्ड गिट्स ने क्या कहा कि जब बुक लिखी गिट्स ने, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, उसने बुक लिखी। ओके, तो कल्चर को इंटरप्रेट करने के लिए उसने कहा कि सिंबल का आइडिया दिया। कल्चर सिस्टम का हमारे हिस्सा है सिंबल्स, सिंबल्स जो है हमारे कल्चर सिस्टम का हिस्सा है, तो उसको स्टडी किया। अब क्लिफोर्ड गीट्स जो है यो है क्या बेसिकली, हम एक्सटर्नल जो बाहर के जो सिंबल्स हैं, हमें इंटरनल सिंबल्स की बात नहीं करनी। पीपल के दिमाग के अंदर क्या है वो नहीं, एक्सटर्नल सिंबल्स क्या हैं। ओके, और सिंबल्स जो हैं, रिचुअल्स जो हैं, वो हमें बिहेवियर का पता चलता है उसे। हम बिहेव ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम मीट क्यों नहीं खा रहे हैं, हम बीफ क्यों नहीं खा रहे हैं, हम फास्टिंग क्यों करते हैं, तो ये बिहेवियर का पता चलता है जब हम सिंबल्स को स्टडी करते हैं। ओके, तो सिंबल्स के जरिए, मिथ्स के जरिए, फेस्टिवल्स के जरिए वो अपने उसके व्यूज़ क्या हैं वर्ल्ड के बारे में, खुद के बारे में क्या व्यूज़ हैं, वैल्यूज़ क्या है उसकी। तो सिंबल्स से ही जो है कल्चर जो है वो, कल्चर के लिए सिंबल्स क्या है, व्हील का काम करते हैं, व्हीकल का काम, गाड़ी का काम करते हैं। तो सिंबल है वो कल्चर को ढोने का काम करते हैं, दैट इज सिंबल्स आर व्हीकल्स ऑफ कल्चर। तो सिंबल्स अब कैसे सोचते हैं, थिंक कैसे करते हैं, फील कैसे करते हैं, वो सिंबल्स से पता चलता है। ओके, तो गीट्स ने क्या किया, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर किया, उसने बुक लिखी, तो उसने थिक डिस्क्रिप्शन दी। तो उसने कहा कि जो एथनोग्राफी हम करते हैं, कल्चर को हम स्टडी करें, तो एथनोग्राफी का काम है वहाँ पे सिंबल्स जो है ना उनको स्टडी किया जाए, उसकी मीनिंग को स्टडी किया जाए, कल्चर की सिम्बियोटिक नेचर कैसी है। तो ओके, तो इससे ऐसे कोक फाइट होती है बैलेनिस में, तो उसने जो बुक लिखी थी गिट्स ने, क्लिफोर्ड गिट्स ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट था वो, उसने इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर बुक लिखी, तो उसने एक ऐसे लिखा उसमें, डीपली नोट्स ऑफ द बैलेनिस कॉक फाइट। उसने बैलेनिस कॉक फाइट पे उसने नोट्स लिखा। तो उसने क्या किया, बैलेनिस कॉक फाइट में उसने क्या किया, उसने नोट्स लिखा। ठीक है, तो डीप प्ले नोट्स ऑन द बैलेनिस कॉक फाइट स्टडी की गिट्स ने। हमने पुराने टॉपिक्स में पढ़ा सीरोजेनेटिक्स, हम हार्मोन्स की स्टडी करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन की स्टडी करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की स्टडी करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, कैसे हार्मोन्स की सिक्रेशन होती है, इंसुलिन हार्मोन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, फर्टिलिटी को हम स्टडी करते हैं, सीरोलॉजिकल। साइटोजेनेटिक्स में हम सेल्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं। हमने अप्लाइड जेनेटिक्स को स्टडी किया, जिसमें हमने इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजी, कार्बन टाइप एनालिसिस, क्रोमोसोमल एनालिसिस, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डर्मेटोग्लाइफिक्स,
रिच पैटर्न, फिंगर्स, टोज के हम स्टडी करते हैं। तो अब इसको उसने स्टडी किया। तो उसके बाद जो जावा में पपट शो होता है, इंडोनेशिया में जो उनका एक क्या है, वो सिंबॉलिक है, सिंबल है वो, जावा वो पपट शो। तो ये सिंबल है जावा जो पपट शो। तो वो क्या करता है, किसको सिंबलाइज करता है, वो पीस को सिंबलाइज करता है। अब बैलेंस कॉक फाइट किसको सिंबलाइज करती है, वो क्या मीनिंग देती है, हमने उस मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। वो सिंबल्स हैं, उसको कल्चर को स्टडी करने के लिए लेटेस्ट सिंबल है उनका, है ना, स्ट्रेंथ का सिंबल है। ओके, तो हमारे जो एपिक्स हैं, हिंदू एपिक्स हैं, महाभारता, रामायणा, ओके, तो जो स्टोरीज होती हैं उसमें मिथोलॉजीज जो होती हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, हमें कल्चर के बारे में पता चलता है। उनका जो, ठीक है, पपट शो इन जावा ये एग्जांपल है। इंटरप्रिटेटिव में हमने क्या किया, इंटरप्रिटेटिव में हमने क्लिफोर्ड गिट्स ने दो एग्जांपल्स देके हमें समझाया। एक तो बैलेनिस कॉकफाइट, डी प्ले नोट्स ऑन द बैलेनिस कॉकफाइट, उसने ऐसे लिखा, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर नाम की बुक लिखी, और उसने जो पपट जो है जावा में उसको स्टैंड किया। हमारे जो हिंदू में जो हमारे एपिक्स हैं, वहाँ के जो स्टोरीज़ हैं, है ना, वो हमारे कल्चर को सिंबलाइज करती हैं, वो सिंबल्स हैं, हमारे कल्चर को इंटरप्रेट करने में हेल्प करती हैं। तो उनके मीनिंग को हमें समझना पड़ेगा, तो हम कल्चर को समझ पाएंगे। हम धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सच को ज़्यादा हम मानते हैं। अब दूसरा आता है विक्टर टर्नर। अब सिंबॉलिक अप्रोच, सिंबॉलिक अप्रोच जो था, विक्टर टर्नर जो थे, ये सिंबॉलिक अप्रोच के फिगर थे। तो अब विक्टर टर्नर जो है, इसने कहा कि जो ये डो नहीं रहा है सिंबल कल्चर को, ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स का काम कर रहा है, ये व्हीकल का काम नहीं कर रहा, सिंबल जो है वो ऑपरेटर का काम कर रहा है। तो ऑपरेटर मीन्स ऑपरेट हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो जो सोशल एक्शन है ना, तो उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। जैसे रिचुअल सिंबल हैं, ओके, हम पढ़ेंगे, हमने डैम्बू का जब रिचुअल सिंबल है, देखो बुक लिखी थी विक्टर टर्नर ने, फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स, ठीक है, तो उसने बुक लिखी फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स। तो उसने जो नडैम्बू है, PMBU, नडैम्बू जो है, उसने स्टडी किया, हम उनके कल्चर को समझ पाते हैं, ठीक है। तो अब क्या किया उसने, विक्टर टर्नर ने राइट्स ऑफ पैसेज उसने स्टडी किया नडैम्बू का, ओके। उसने लिमिनैरिटी और कम्युनिटास की एग्जांपल दी, समरी एनालिसिस। लिमिनैरिटी क्या होती है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन भी आया है। ये क्यों होता है कि सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन क्या होता है कि इंडिविजुअल को सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, ओके।
क्योंकि वो को दूसरे ग्रुप में जाना है। जैसे हम अलग कैसे करते हैं, जैसे किसी को फौज में जाना है तो उसको अलग कर दिया जाता है सोसाइटी से। अलग कैसे किया जाता है, उसकी हेयर कर दिया जाता है उसको, तो उसको सेग्रीगेट मतलब वो अलग है, अलग कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिनैलिटी, तो लिमिनैलिटी का होता है कि उसको हम सोसाइटी से अलग कर देते हैं और वो कांस्टेंट सुपरविजन में है, तो ये होता है लिमिनैलिटी। सेपरेशन होती है, लिमिनैलिटी होती है, फिर इनकॉर्पोरेशन होती है, रीयूनियन कर दिया जाता है उसको, क्योंकि उसका स्टेटस जब आ जाता है तब वो इंटीग्रल पार्ट बन जाता है आर्मी का, तो उसका रीयूनियन हो जाती है किसके, ये लिमिनैलिटी और कम्युनिटास। ये एग्जांपल दिया था विक्टर टर्नर ने। राइट्स ऑफ पैसेज क्वेश्चन आया है, राइट्स ऑफ पैसेज के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। ओके, तो अब क्या होता है कि ट्रांजिशन फेज से वो जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है उसको, आर्मी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, आर्मी के तौर तरीके उसको समझाए जाते हैं, अपॉइंट किया जाता है डिमांड्स के, जॉब ज्वाइनिंग से। ओके, तो उसको फिर क्या होता है कि वो सोसाइटी के साथ फिर से वो उसको इंटीग्रेट, पहले वो सोसाइटी से अलग किया, जब उसकी ट्रेनिंग हो जाती है फिर उसको सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। तो किस तरह से सेपरेट किया जाता है, लिमिनैलिटी की जाती है, ओके, इनकॉर्पोरेशन फिर से किया जाता है। तो तो लिमिनैलिटी से क्या होता है, एक स्टेज की तरफ बढ़ा जाता है, वो कम्युनिटास बोलते हैं। तो कम्युनिटास क्या होता है, कम्युनिटास बेसिकली टर्नर के मुताबिक क्या है कि अनस्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी है। ओके, तो अल्टीमेट जो विजन है ना, वो कल्चर जो है उसको पीपल जो है इक्वालिटी की तरफ ले जाता है, और स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी की आ जाती है, कम्युनिटास। आप उसको पहले अलग करा जाता है, उसको तैयार किया जाता है, उसको सेक्लूड कर दे किया जाता है, उसको फिर इंटीग्रेट किया जाता है सोसाइटी के साथ। तो क्या होता है कि वो लिमिनैरिटी के बाद कम्युनिटास की तरफ बढ़ता है, कम्युनिटी की तरह बिहेव करता है वो, और अपने आप को कम्युनिटी का मेंबर समझता है, और वो इक्वालिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाती है। तो जो अल्टीमेट विजन है कल्चर का वो क्या है, कम्युनिटास है। ओके, तो ये बेसिकली टर्न ने इस चीज़ को स्टडी किया। टर्न ने क्या किया, टर्न ने इन चीज़ों को स्टडी किया। ओके, तो अगर हम टर्नर ने क्या किया, गीट्स ने देखा, हमने पपट शो इंडोनेशिया का स्टडी किया, और बैलेनीज की कोक फाइट स्टडी की, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर ने बुक लिखी। अब जो ये था टर्नर था, इसने सिंबॉलिक अप्रोच की ना, तो गिट्स ने इंटरप्रिटेटिव अप्रोच की। सिंबॉलिक अप्रोच जो जो टर्नर था वो एमिली डर्कीम से कन्विंस, वो था इन्फ्लुएंस था एमिली डर्कीम से, और उसने सिंबॉलिक अप्रोच दी। तो गीट्स जो था, इन्होंने इंटरप्रेटिव अप्रोच की, तो ये मैक्स वेबर से इन्फ्लुएंस था, एक मैक्स वेबर से इन्फ्लुएंस था, दूसरा एमिली डर्कीम से इन्फ्लुएंस था। तो टर्नर जो था उसने कहा कि गीट्स जो था ना, बेसिकली जो टर्नर गीट्स गीट्स ने कहा कि सिंबल्स हैं, व्हीकल है सिंबल। तो लेकिन टर्नर ने कहा कि ये तो ऑपरेटर का काम करता है, कि किस तरह से सिंबल्स जो है वो खुद ऑपरेट होते हैं,
और कैसे हम मीनिंग असाइन करते हैं, उसको समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं। भाई समझ। तो ये है विक्टर टर्नर ने लिमिनैरिटीज के बारे में दिया, कम्यूनिटास के बारे में किया। ओके, तो इसने इंट्रोड्यूस किया लिमिनैरिटी के कंसेप्ट को एंथ्रोपोलॉजी में। तो इसने कहा कि कल्चर में डिसऑर्डर है, डायनामिज्म है। तो ये डायनेमिक है, कोई थिंग नहीं है, डायनेमिक प्रोसेस है। स्ट्रगल है स्ट्रक्चर के बीच में, एंटी स्ट्रक्चर के बीच में, टर्नर ने कहा। ओके, तो राइट्स ऑफ पैसेज क्या है? तो इंसान जो है गुजरता है ना, तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में वो जाता है। तो बायोलॉजी तो रोल प्ले करती ही है राइट्स ऑफ पैसेज में, रिचुअल्स में। ठीक है, तो आप जो राइट्स ऑफ पैसेज है इसको वो करते हैं, इसको मीनिंग असाइन करते हैं, सिंबल्स असाइन करते हैं। ठीक है, एक ग्रुप सोशल ग्रुप से वो दूसरे ग्रुप का हिस्सा बनता है। ओके, तो 3 स्टेजेस में शिफ्टिंग हुई है। वैन गेनप्स ने कहा कि जो हम देखते हैं राइट्स ऑफ पैसेज वो 3 स्टेजों से गुजरता है, सेपरेशन से, लिमिनैलिटी से और कॉर्पोरेशन से। ओके गाइस, तो हमने काफ़ी हद टर्नर और गीट्स की अप्रोच को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है गाइस। तो अब देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर दिया। जो गीट्स था वो सिंबॉलिक था, टर्नर जो था वो सिंबॉलिक था, गीट्स इंटरप्रिटेटिव था। गीट्स ने कहा ये व्हीकल है, टर्नर ने कहा कि नहीं ये तो ऑपरेटर है। जो गीट्स था वो दरखीम से इन्फ्लुएंस था। जो टर्नर था जो गीट्स था वो मैक्स वेबर से इन्फ्लुएंस था, और जो टर्नर था वो एमिली डरकीम से कन्विंस्ड था। तो इंटरप्रिटेटिव एंड सिंबॉलिक अप्रोच हमने पढ़ा। उसके बाद डेविड स्किनर की बात करते हैं। ठीक है, डेविड स्किनर की अगर हम बात करते हैं तो डेविड स्किनर ने कहा कि सिंबल्स तो हैं, सिंबॉलिज्म की बात होती है, सिंबल्स की बात होती है, फूड सिंबॉलिज्म है। फूड, एक का फूड खा रहे हैं वो सिंबॉलिक है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, इकोनॉमी है, वो हमें सोसाइटी के बारे में बताती है कि क्या प्रेफरेंसेस हैं उनकी। सोशल सिंबॉलिज्म है, सोसाइटी कैसे रह रही है। ड्रेस सिंबॉलिज्म है, बहुत से सारे सिंबल्स का काम करते हैं। मिथोलॉजी, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, ड्रेस, फूड, पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म। तो सेवरल क्लासेस है सिंबॉलिज्म की। तो टोटल कल्चर सिस्टम है जी। तो अब अमेरिकन किनशिप स्ट्रक्चरल अकाउंट, अमेरिकन किनशिप को स्टडी किया, उसने स्ट्रक्चरल अकाउंट दिया। तो इसने कहा कि अगर हमने किनशिप को स्टडी करना है ना तो हमें सिंबॉलिक होना पड़ेगा, हमें सिंबल्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो स्किनर जो था वो गीट्स से डिफरेंट इसलिए था। ठीक है, तो सीरीज ऑफ सिंबल है, कल्चर सिस्टम क्या है, सिंबल्स का सीरीज है। तो इसने कहा कि नहीं, इसने कहा कि ये समथिंग एल्स है। ओके, द स्टडी ऑफ सिंबॉलिक एस्पेक्ट इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसका एक्चुअल एस्पेक्ट है। आप स्किनर ने कहा कि कल्चर जो है बेसिकली हम क्या सिंबल्स शेयर कर रहे हैं, शेयर्ड सिंबल्स एंड मीनिंग है। कल्चर में बड़े सारे डोमेन्स हैं, हर डोमेन का एक अपना सिंबल है। ओके, हम एम्पिरिकल लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, हम नॉर्मेटिव लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, हम सिंबॉलिक ऑर्डर को स्टडी कर सकते हैं।
ओके। तो सिंबॉलिक भी हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस कल्चरल स्टडीज इसमें करनी पड़ती है, क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन इसमें करना पड़ता है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी जो थी, ये बेसिकली पहले तो हम लिटरेरी बेस्ड अप्रोच थे, हम साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच पे आ गए। तो इसने बोला कि कल्चर जो है एज ए होल की बात की, ना कि उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कल्चर के उस पर बात नहीं की, जो कि आइसोलेटेड हैं एक दूसरे से। उसने कहा कि नहीं, आइसोलेटेड नहीं है कल्चर, कल्चर एक शेयर्ड सिस्टम ऑफ सिंबल्स है। तो कल्चर को ऐसे हैज़ ए होल स्टडी करने की कोशिश की। तो अब इसने बड़ी सारी थ्योरीज जो बनती थी पहले उससे हट के इसने काम किया। इसने काम किया कि जो इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है ना। अब अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैसे व्यू करते थे, उनके व्यू पॉइंट को चेंज किया। ठीक है। अब इसने कहा कि कल्चर खुद ऑपरेट करता है। पहले क्या था, इंटरप्रेट किया था कि कल्चर जो व्हीकल है, पर ये तो ऑपरेटर है, इसने ये कहा। अब बहुत सारा इसको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है। ओके। कहा कि जो गीट्स की वीकनेस कहाँ पे थी, कोई जॉइंट नहीं था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिंबल्स। इन्हें कहा इंटरनल सिंबल्स एक्सटर्नल सिंबल्स मींस जो कल्चरल सिस्टम है और जो सोशल रियलिटी है, यूनिवर्सल टर्म इसने एक्सप्लेन किया। इसने इंटरनल और एक्सटर्नल सिंबलिज्म जो चीज़ों को इसने कैटेगराइज डिस्टिंग्विश इसने जो किया है ना, वो इसकी वीकनेस थी। डिस्टिंक्शन था उसमें, कोई कनेक्शन नहीं था। तो तलाद असाद जो था, उसने कहा कि गीट्स के एग्रीमेंट को उसने क्रिटिसाइज़ किया कि इसने वीकनेस इसकी है, इसने इंटरनल डिस्पोजिशन और एक्सटर्नल सिंबल्स को अलग करके देखा। तो असाद जो था, असाद वो उसने इसको इस पॉइंट पे उसने पकड़ लिया इसको। ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म ऐसे हुआ है, मार्क्सिस्ट ने इसका क्रिटिसिज्म किया है। अब मार्क्सिस्ट जो थे, मार्क्स तो थे, उन्होंने कहा कि सिंबल सिस्टम कंडक्ट जो है, तो इन सिस्टम्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो इंडिविजुअल सिंबल्स को, वो सिंबल्स को आपस में, वो इंडिविजुअली सिंबल्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। कोई डिसजंक्शन है, इंटरनल डिस्पोजिशन एक्सटर्नल डिस्पोजिशन की, तो वो इंटरनली इसको जज करने की कोशिश कर रहा है, वो कि गलत है। कल्चरल इकोलॉजी ने भी सिंबॉलिक के ऊपर अटैच किया, मार्क्सिस्ट ने भी अटैक किया कि हम कल्चर को सोशल कंडक्ट से, सिस्टम से जो है ना, इसको सोशल कंडक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सिंबॉलिक सिस्टम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो तो इंडिविजुअल सोशल सिस्टम के ऊपर फोकस किया। तो इसने कहा कि ये तो अनसाइंटिफिक है। अब इन्होंने ये रिसर्च रिप्रोड्यूस करना मुश्किल था जो इन्होंने रिजल्ट, क्योंकि थ्योरी की इम्पोर्टेंस तब बन जाती है जब उसको रिजल्ट को हम रिप्रोड्यूस कर सकें। तो अब कल्चरल इकोलॉजी ने कहा कि इन्होंने इस तरह से रिसर्च नहीं की कि हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। तो
अब मेंटल सिंबॉलिक को इंटरप्रिटेशन करना, मेंटल इंटरप्रिटेशन, मेंटल फिनोमिना, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन, ये एक साइंटिफिकली अनटेस्टेबल है। अब हो सकता है कि सेम सिंबल को अलग तरीके से व्यू करेंगे, तो साइंटिफिक तरीका नहीं है सिंबल्स को अंडरस्टैंड करने का। ओके, सब्जेक्टिव है। तो कल्चरल इकोलॉजी बेसिकली क्या है, टू साइंटिफिक है। ओके, तो आपने इसका क्रिटिसिज्म भी देख लिया कि अब आप सिंबल्स को डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिफरेंट वे में उसको इंटरप्रेट कर सकता है, तो साइंटिफिकली टेस्टेबल नहीं है। ये इसकी बड़ी वीकनेस थी, क्रिटिसिज्म था। मार्क्सिस्ट ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया, कल्चरल इकोलॉजी ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया। अकम्पलिशमेंट क्या थी, अकम्पलिशमेंट में इसने बड़ी बड़ी थ्योरीज से परे हट के इसने सिंबल्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश की। इसने बताया कि सिंबल्स किस तरह से कल्चर के लिए व्हीकल का काम करता है, सिंबल्स ऑपरेटर का काम करता है, ये इसने एक्सप्लेन किया। सिंबल्स की रेलेवेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, अकम्पलिशमेंट्स है इसकी। तो किस तरह से जो सिंबल्स जो हैं आप वो कैसे करते हैं, वो एक्सप्लेन किया। ओके, तो अकम्पलिशमेंट्स में हमने पढ़ी। डेविड शेकनीडर ने भी टैक्सोनॉमिकल अप्रोच दी। ठीक है, तो इसने बड़े सारे फूड सिंबॉलिज्म है, कल्चरल सिंबॉलिज्म है, फेस्टिवल सिंबॉलिज्म है, व्हीकल्स का काम करता है, उसको ढोने का काम करता है, ऑपरेटर करता है, खुद ही ऑपरेट करता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर बुक लिखी, डेलनीज कोक फाइल में एग्जांपल दी इसने। तो दूसरा उसने एग्जांपल दी। अब थ्योरीज को आपको रिलेट करना आना चाहिए, और थ्योरीज को अगर आप अप्लाई कर सको, पेपर 2 में डायनेमिज्म है उसमें अप्लाई कर सको, तो फिर तो नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप टर्नर एंड गीट्स के बारे में देखते हो, है ना। टैक्सोनॉमिकल अप्रोच की इसने तो कहा कि कल्चर तो बड़े सारे चीज़ों का बना हुआ है, बड़े सारे सिंबल्स का बना हुआ है, तो बड़े सारे क्लासेस हैं सिंबल्स के, उसकी बात की। तो टोटलिटी क्या है, रिप्रेजेंट्स द टोटल कल्चर सिस्टम। आप हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसने कहा कि जो डिफरेंट क्लास को हिडन मीनिंग क्या है, इसके अंदर का मीनिंग क्या है, उसको समझो। अमेरिकन किनशिप स्ट्रक्चरल अकाउंट बुक लिखी, तो उसने किनशिप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करी कि सिंबल्स के ज़रिए हम किनशिप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कल्चर सिस्टम क्या है, बेसिकली सीरीज ऑफ सिंबल है, वेयर ए सिंबल इज समथिंग विच स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स। तो आपस में इंटर रिलेटेड है सिंबल्स, सीरीज ऑफ सिंबल्स हैं, कल्चर को डिफाइन करते हैं। कल्चर, लैंग्वेज, फूड, हैबिट, सारा कुछ। तो हमने गाइस पढ़ा, हमने एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में हमने सिंथेटिक सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरी पढ़ी, टर्नर की थ्योरी पढ़ी, शेकनीडर की थ्योरी पढ़ी, एंड गीट्स की थ्योरी पढ़ी। गीट्स ने इंटरप्रेटिव अप्रोच दिया, टैक्सोनॉमिकल अप्रोच क्रिएटर ने किया, टर्नर ने दिया, लिमिनलिटी कॉम्युनलिटी को हमने किया डिस्कस। ओके, इसकी क्रिटिसिज्म क्या था, इसका अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या थी, वो हमने डिस्कस करी। अब हम डिस्कस करते हैं कॉग्निटिव थ्योरीज। कॉग्निटिव थ्योरीज में दो थिंकर्स आते हैं, टाइलर और कॉन्कलिन, कि ये हम मेंटल चीज़ है ये, कि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे क्या कंसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। हमारा थॉट प्रोसेस क्या है,
और हम कल्चर में जो हम फिज़िकली करते हैं, हमारा जो आइडिया है कल्चर का, जब हम फिज़िकली जो कल्चर एक्टिविटी करते हैं, वो हमारे ह्यूमन थॉट और उसके बीच का रिलेशन को हम स्टडी करते हैं कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी में। तो अब यूएस ने कहा कि जिस तरह से एथनोग्राफी कर रहे हैं वो फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड वे होना चाहिए, वो है ही नहीं। कंपेयर कैसे करेंगे? कंपैरिजन तो तभी हो पाएगा ना कि जब कोई एक स्टैंडर्ड वे होगा, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। आप थ्योरीज क्या है बेसिकली? इसने कहा कि कल्चर जो है हमारे दिमाग के अंदर की, वो मेंटल, दिमाग के अंदर जो मेंटल मोड्स हैं वो हैं कल्चर, हमारे दिमाग के उपज है जी। हम दिमाग में क्या सोचते हैं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस है, वो हमारे कल्चर को, तो कल्चर क्या है? सेट ऑफ मेंटल मोड्स है। ओके, तो अब क्या है बेसिकली, टाइलर ने क्या कहा? टाइलर ने जो है मेंटल मोड जो हमारे दिमाग के अंदर, वो कल्चर है। तो हम उसी से हम चीज़ों को क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। स्कीमा है, दो कंसेप्ट दिए उसने, स्कीमा एंड कनेक्टिविज्म। ओके, अब इज़ द इंग्लिश टर्म है राइटिंग। जब हम सोचते हैं राइटिंग के बारे में, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं? सरफेस के ऊपर हम ट्रेस दे रहे हैं। इंडिविजुअल्स का जो स्कीमा है वो डिफर कर सकता है, कि वो जो ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, चीज़ों को समझने का तरीका है, वो डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं कि हम कॉमन आइडियाज़ निकालते हैं जिससे हमें की मिल सके कि मेंटल स्ट्रक्चर का क्या आइडिया है, क्या मेंटेलिटी उसमें इन्वॉल्व है कल्चरल नोशन के पीछे। ओके, अब जापानीज में जो काकू वर्ड है, KAKU, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में एज राइटिंग। जापानीज में काकू का मतलब होता है लिखना। अब इंग्लिश में क्या होता है, हर एक हर हर कोई, राइटिंग का मतलब होता है कि हम सरफेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? कुछ ट्रेस कर रहे हैं। तो काकू का मतलब जो है लैंग्वेज भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकता है, राइटिंग, उसमें हम बोलते हैं राइट कर रहे हैं, पिक्चर भी हो सकता है। तो कुछ कोई भी चीज़ जो हम ट्रेस करते हैं सरफेस से। अब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं कि हम लैंग्वेज को ट्रेस कर रहे हैं। राइटिंग में क्या मतलब होता है इंग्लिश में, कि हम लैंग्वेज को ट्रेस कर रहे हैं सरफेस के ऊपर। अब काकू में मतलब होता है कि हम ट्रेस कर रहे हैं कोई भी चीज़, हम जब ट्रेस करते हैं तो उसको हम काकू दे सकते हैं। वो पिक्चर भी हो सकती है, वो लैंग्वेज भी हो सकती है, वो डूडल्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो स्कीमास है, जो हमारा ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, मेंटल मोड्स है, वो डिफरेंट है, वो कल्चर स्पेसिफिक है। इसलिए एमिक व्यू करने की ज़रूरत है। एथनोग्राफिक रिसर्च अगर आपने करनी है तो एमिक व्यू करना है, एटिक व्यू नहीं चलेगी, एमिक व्यू चलेगी। समझ गए? स्कीमा, दो कंसेप्ट दिए उसने, स्कीमा का कंसेप्ट दिया और कनेक्टिविज्म का कंसेप्ट दिया। तो कनेक्टिविज्म क्या है? कनेक्टिविज्म जो है,
लैंग्वेज है, इंफॉर्मेशन है, वो लैंग्वेज के ऊपर बेस नहीं होनी चाहिए। मेटालिंग्विस्टिक कैटेगरीज हैं, है ना, अप्रोप्रिएट मेटालिंग्विस्टिक कैटेगरी है। अब है क्या बेसिकली, इट इज यूज टू एक्सप्लेन नॉट सीक्वेंशली व्हाट प्रोसेस विदाउट इन्वॉल्विंग लिंग्विस्टिक कैटेगरीज। इसमें लिंग्विस्टिक के बेस पे जो है हम सीक्वेंस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज के बेस पे नहीं। ठीक है, तो कनेक्शन जो है, कनेक्शन हम जो है वो लिंग्विस्टिक के बेस पे नहीं होता है। ओके, तो इसमें एक्शंस किए जाते हैं, कम्प्लेक्स एक्शंस किए जाते हैं। ओके, तो हमारे दिमाग के अंदर हमारा जो मेंटल स्टेट है, सोचने का नज़रिया है, वो कम्प्लेक्स एक्शन करता है, उसमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। ये होता है कनेक्टिविज्म। स्कीमा में आपने देखा कि हर कल्चर में जो वो इंटरप्रेट करता है चीज़ों को, है ना, वो डिफरेंट हो सकता है। स्कीमा जो है वो कल्चर स्पेसिफिक होती हैं। ओके, तो हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, तो हम कैसे करेंगे, हमारा प्रायर एक्सपीरियंस वो गाइड करता है हमें। ओके, स्कीमा और एक्टिविज्म, इसमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। स्कीमा और कनेक्टिविज्म दो कंसेप्ट दिए। तो कल्चर क्या है, बेसिकली हमारे दिमाग की वजह, हमारी मेंटल मोड है। ये हम किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, दैट इज़ कॉल्ड। ये स्टडी किया था ए टाइलर ने, स्टीफन ए टाइलर ने स्टडी किया था कॉग्निटिव थ्योरीज में। उसके बाद आ गया हरोल्ड कॉन्कलिन। हरोल्ड कॉन्कलिन ने क्या किया, इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी रिसर्च की। तो इसने एथनोग्राफी स्टडी की कि हम एथनोग्राफी स्टडी तो कर रहे हैं, हम गलत तरीके से कर रहे हैं, सही तरीके से ऐसे होना चाहिए। कल्चर को सिंबल से, दिमाग के अंदर की उपज है, वो सिंबल्स की बात करता है, कोई दिमाग के अंदर की उपज की बात करता है ना। तो इन चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश की गई है। ओके, तो इसकी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी हरोल्ड कॉन्कलिन की, तो इसने क्या किया, हनूनो कम्युनिटी की कलर को समझा, कलर स्कीम को समझा कि वो कल्चर जो है वो कलर को कैसे आप समझते हो। हनूनो को स्टडी किया, ठीक है। तो किनशिप को स्टडी किया उसने, लैक्सिकोग्राफिक ट्रीटमेंट ऑफ फॉक टेक्सोनोमी, लैक्सिकोग्राफिक ट्रीटमेंट ऑफ फॉक्स टेक्सोनोमी, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर हमने देखा, बैलेनिस कॉकफाइट देखी, अ नोट ऑन बैलेनिस कॉकफाइट, डीप रूटेड नोट ऑन बैलेनिस कॉकफाइट, डीप रूट्स। तो लैक्सिकोग्राफी ट्रीटमेंट ऑफ फॉक्स टेक्सोनोमी, इथनोजीनियोलॉजिकल मेथड हमने देखा। तो उसकी कंट्रीब्यूशन है हरोल्ड कॉन्कलिन की। तो उसने कहा कि कलर्स को उसने स्टडी किया, हनूनों को। तो कलर को कैसे वो करते हैं, वो देखते हैं मॉइस्चर कितना है उसके अंदर, टेक्सचर को देखते हैं, मॉइस्चर कितना है, ग्लो कितना है, शाइन कितना कर रहा है। तो कन्फ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि इनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कलर को कैसे डिस्टिंग्विश करना है। फर्स्ट लेवल पे जनरल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, दूसरी होती है डिटेल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कलर ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो पहली चीज़ें तो वो कर लेते हैं, दूसरी चीज़ों में उनमें कॉग्निटिव मॉडल है, दूसरी चीज़ों में तो कोई मॉडल ही नहीं है अंडरस्टैंड करने का। हर एक कोई अपने तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है ना। तो डिफरेंट अंडरस्टैंड कैसे कर रहा है, अपने अपने रूल्स बनाए हैं, अपनी अपनी कैटेगरीज बनाई हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कलर्स में तो मेंटल मोड्स हैं, सेकंड कैटेगरी ऑफ कलर्स में तो कोई रूल्स नहीं है, अपने अपने रूल्स हैं, अपने कैटेगरीज हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कलर स्कीमा को समझा उसने हनूनो कम्युनिटी में, कैसे वो डिफाइन करते हैं, है ना। तो वेरियस फैक्टर्स हैं, मॉइस्चर कितना है, टेक्सचर कैसा है, शाइन कैसा है, उसको समझा। तो इसने ये कहा कि हर एक का अपना अंडरस्टैंडिंग है, परसेप्शन हर एक का अपना अपना है। तो आइडिएशन सिस्टम है कल्चर
तो हमारी अकम्पलिशमेंट्स देखिए, हमने देखा कम्युनिटी को स्टडी किया, है ना। तो हम लैंग्वेज को और कल्चर के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि रूल्स के कल्चर का क्या रोल है, सोशल बिहेवियर का रोल क्या है, स्पीच का लैंग्वेज का क्या कंपैरिजन है, वो हम देख सकते हैं। ठीक है। तो कॉमन डिज़ाइन की बात की, कल्चर एज ए आइडेशन सिस्टम का कहा उसने, है ना। तो कॉमन डिज़ाइंस की बात की, लैंग्वेज और कल्चर के ऊपर बोला। तो इसने जो है स्टडी की, हम कॉग्निटिव दिमाग के अंदर का उपज है, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, स्कीमास का दिया, कनेक्टिविशन दिया, है ना। तो हमारा ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, क्या हम उसको, हमारा पैटर्न क्या है, थिंकिंग पैटर्न क्या है, तो उसकी वजह से हम स्ट्रक्चर्स को तैयार करते हैं। कल्चर इज़ बेसिकली मेंटल मोड्स। तो रूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं चीज़ों को। ये कलर है, ये वाइट है, ये रेड है, ये लैंग्वेज की एग्जांपल दी, काकू राइटिंग की एग्जांपल दी, स्कीमा का कॉन्सेप्ट दिया, कनेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया। तो कनेक्टिविज्म में लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, वो दिमाग से चलता है, हम कनेक्शन बनाते हैं। अब अकम्पलिशमेंट की बात क्या है, तो इसने जो है कल्चर और माइंड के बीच का जो गैप था उसको फिट किया। तो अब देखो, ओके, तो ये मेन अकम्पलिश था, डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब क्रिटिसिज्म क्या था, अब बड़े सारे इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वो इंग्लिश में ही करते थे रिसर्च। अब अब वो रिजल्ट जो है वो एप्लीकेबल होंगे दूसरे कल्चर में, वो डिफिकल्ट था क्योंकि इंग्लिश में सारे कर रहे थे। अब ये डील करता है कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, माइंड के बारे में बात कर रहा है, दिमाग के अंदर थॉट प्रोसेस बात कर रहा है, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज है, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, ये क्रिटिसिज्म है। और इंग्लिश में रिसर्च कैरी आउट करती है, तो दूसरे कल्चर में उसको कैसे उसका जूस होगा, वो डिफ़िकल्टी होती थी उसमें। ठीक है। तो हमने डिस्कस करा symbolic and interpretative theory, Turner, Geertz, Snyder, cognitive theory, Tyler, Conklin, schema, connectivism, ideation, culture ideation, common schemes, है ना, क्रिटिसिज्म, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, हर कोई अपने तरीके से चीज़ों को, सिंबल्स को इंटरप्रेट कर सकता है, हर कोई इसमें कह सकता है कि ये तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, ये तो हमारे नेचर है माइंड का। तो ये चीज़ें जो है, अब कलर कैटेगरीज के ऊपर उसने किया, तो उसकी रेलेवेंस क्या है कल्चर एज ए होल, वो भी फोकस करने में वो नाकामयाबी रहा। तो स्टीफन ए टाइलर हो गया, हरोल्ड कॉन्कलिन हो गया, तो इन्होंने रिसर्च की, स्टीफन ने रिसर्च की, हेरोल्ड कॉन्कलिन ने रिसर्च की, है ना। तो स्कीमा, कल्चर एज एन आइडिएशन सिस्टम, हनूनों के कलर स्कीम्स को समझा। फर्स्ट लेवल पे तो वो मेंटल मोड्स चल रहे थे उनके, सेकंड लेवल पे कोई अपने अपने रूल्स बनाए थे उसको इंटरप्रेट करने के, उसको समझने के, अंडरस्टैंड करने के। कॉमन डिज़ाइन, तो कहा कि यूनिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। कॉमन डिज़ाइन की बात की, लैंग्वेज ऑफ कल्चर की बात की। ठीक है। तो हमने डिस्कस करा, कॉग्निटिव थ्योरीज हमने डिस्कस की, हमने उसकी अकम्पलिशमेंट डिस्कस की, क्रिटिसिज्म डिस्कस किया, हमने सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरीज पढ़ी,
उसका क्रिटिसिज्म डिस्कस किया, उसकी सिग्निफिकेंस अकम्पलिशमेंट डिस्कस की। इस वीडियो में इतना तक ही रखते हैं गाइस। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। थैंक्स गाइस।